हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 14, जो कि एस.के. झा सर द्वारा लिखा गया यह बुक है। इसे 50 सेट टोटल दिया गया है। आज 14वां सेट होने जा रहा है। इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। पूरे टोटल 13 वीडियो का लिंक है ना। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना करके वीडियो को डाल चुका हूँ, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको 1 से लेकर के पूरा 13 तक मिल जाएगा। और आज 14वां होने जा रहा है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो डालेंगे और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। दोस्तों देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन में है कि निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि यह आकृति दिया गया है और इसे बोला गया है कि कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पे समझिए कि इसमें पहला वर्ग जो होगा ये वाला होगा, ये वाला पहला वर्ग होगा, 1 हो गया। ये हो गया आपका दूसरा वर्ग 2, ये हो गया आपका तीसरा वर्ग यानी 3, ये हो जाएगा चौथा वर्ग। ठीक है, ये छोटा वाला में देखिएगा कि ये हो जाएगा आपका 5वां, ये हो जाएगा आपका 6वां, ये हो जाएगा आपका 7वां और ये हो जाएगा आपका 8वां। 8 वर्ग हो गया इसमें। अब यहाँ पे देखिए कि एक बड़ा वर्ग आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये 9वां हो गया। और इसमें एक पूरा दिखाई दे रहा होगा छोटा वाला में भी, ये वाला, तो यह हो जाएगा आपका 10। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि इसमें टोटल 10 वर्ग हैं। और यही चीज़ सेम इसमें भी है, इसी टाइप का सेम इसमें भी है। तो 10 इसमें है तो 10 इसमें भी होगा। आ रहा है समझ में? तो 10 और 10 कितना हो गया? 10 और 10 कितना हो गया? तो 20 हो गया। 20 वर्ग हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक वर्ग और निकाला जा सकता है, वह है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला जो होगा, एक वर्ग और निकाला जा सकता है। तो इसमें एक और ऐड कर दीजिए, तो 20 और 1 21। टोटल वर्गों की संख्या इसमें कितना हो जाएगा? तो 21 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर। इसे बोला जा रहा है कि सामान्य तथ्य से भिन्न होने के बावजूद किसी नीचे कथन को सत्य मानते हुए बताएं कि कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से संगत है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कथन दिया गया है, 2 कथन है। पहला है कि कोई भी गिलास पैडल नहीं है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ बोला जा रहा है कि कोई भी गिलास जो है, कोई भी गिलास जो है वह पैडल नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इतना सारा गिलास है और कुछ पैडल है, इतना सारा पैडल है। तो देखिए कोई भी गिलास जो है ना पैडल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि गिलास जो है पैडल के अंदर नहीं होगा, और पैडल जो होगा, सॉरी पैडल लिख दिए, पैडल है ना। हाँ, तो कोई भी गिलास पैडल कब होता? जब इसके अंदर होता कुछ भाग इसका। या फिर कोई भी पैडल गिलास कब होता? जब इसके अंदर कुछ भाग होता इसका, है कि नहीं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी गिलास जो है वह पैडल नहीं है। तो नहीं है तो कोई भी संपर्क दोनों में नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए कि सभी पैडल ब्रेक है, और जितने भी पैडल है वो सब क्या है? ब्रेक है, यानी ब्रेक के अंदर है। क्या है? तो ब्रेक है, यानी सभी पैडल जो है वह ब्रेक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो पहला निष्कर्ष आप देखिएगा, पहला निष्कर्ष में है कि सभी ब्रेक पैडल है। बोला जा रहा है कि सभी ब्रेक पैडल है। तो सभी ब्रेक पैडल नहीं है। कब होता? जब इसके अंदर होता, यानी पैडल के अंदर सभी ब्रेक होता, तब तो हम कह सकते हैं कि ये सभी ब्रेक जो है पैडल है ना, जो कि नहीं है। सभी पैडल ब्रेक के अंदर है, लेकिन सभी ब्रेक जो है पैडल के अंदर नहीं है। तो पहला इसका गलत हो जाएगा। दूसरा देखिएगा,
दूसरा निष्कर्ष, इसे बोला जा रहा है कि कुछ ब्रेक पैडल हैं। तो देखिए कुछ ब्रेक जो है पैडल हैं तो बिल्कुल सही है। अगर कुछ बोलेगा तो कुछ होगा, जैसे कुछ ब्रेक जो होगा पैडल होगा, तो यह दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा देखिएगा निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष में है कि कोई भी ब्रेक ग्लास नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, कोई भी ब्रेक ग्लास नहीं है, तो यहाँ पे समझिए, यहीं पे अधिकतर स्टूडेंट गलती करते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि कोई भी ब्रेक ग्लास नहीं है, तो यहाँ पे समझिए कि पैडल और ब्रेक के रिलेशन है, पैडल और ब्रेक के बीच में रिलेशन है, ग्लास और पैडल के बीच में रिलेशन है कि यानी कोई भी ग्लास पैडल नहीं है या फिर कोई भी पैडल ग्लास नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ब्रेक का रिलेशन जो है ग्लास से कहीं तक नहीं दिया गया है। यहाँ पे ब्रेक का रिलेशन पैडल से है, न कि ग्लास से है। तो देखिए यहाँ पे कि कुछ ग्लास जो है पैडल ब्रेक हो सकता है, नहीं हो सकता है, यह अनुमान लगाना बिल्कुल गलत होगा। आप लोग देखिएगा, क्या कीजिए, यहाँ ग्लास है, यहाँ ब्रेक है, और लग रहा है क्या कीजिए कोई भी ब्रेक ग्लास नहीं है, तो सही है तो बोल रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे गलती होगा। गलती कैसे होगा? तो यहाँ पे देखिए कि पैडल और ब्रेक के बीच में रिलेशन पता है, लेकिन ग्लास और ब्रेक के बीच में रिलेशन पता नहीं है। तो यहाँ पे अगर पूछेगा आपसे, और पूछा भी है कि कोई भी ब्रेक ग्लास नहीं है, तो देखिए कोई भी ब्रेक ग्लास नहीं है, तो ब्रेक और ग्लास के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यह निष्कर्ष जो है तीसरा गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर होगा? तो केवल निष्कर्ष 2 तर्कसंगत है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर, कि दिए गए कथनों पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी कथन में अंतर्निहित है। देखिएगा कथन, अंतिम परीक्षाएं निकट आ रही है, रीना ने अपनी बेटियों को याद दिलाया। यानी रीना की बेटी है और रीना के बेटी का एग्जाम होने वाला है, तो वह याद दिलाई है कि अंतिम परीक्षाएं निकट आ गई हैं, आ रही है ना। अब यहाँ पे समझिए कि क्या अवधारणा इसमें से निकल करके सामने आएगा। तो पहला देखिएगा कि वह चाहती है कि वे अपने अध्ययन कार्यक्रम के बारे में याद रखें। यानी क्या रीना क्या दर्शाना चाह रही है कि यह अपने अध्ययन कार्यक्रम के बारे में याद रखे। तो बिल्कुल, क्योंकि अध्ययन कार्यक्रम को ध्यान में रखने के लिए ही तो वह बोल रही है कि बाबू देखो एग्जाम नज़दीक आ रही है। क्यों कह रही है? क्योंकि पहले से तैयार रहने के लिए। और तैयार कैसे रहेगा? भाला बर्छी लेकर के थोड़ी रहेगा, अध्ययन करके तैयार रहेगा एग्जाम से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, है ना। तो वह सही में याद दिलाना चाह रही है कि बाबू एग्जाम नज़दीक आ रहा है और तुम अपना ध्यान दो अध्ययन पर। तो पहला अवधारणा बिल्कुल सही जा रहा है। दूसरा देखिएगा कि वह चाहती है कि वे अपनी परीक्षाओं के प्रति गंभीर रहें। बिल्कुल सही, क्योंकि उसकी माँ चाह ही रही है कि वह अपने परीक्षा के प्रति क्या है कि गंभीर रहे। तब तो पहले से ही उसको चेतावनी दे रही है कि बाबू देखो परीक्षा नज़दीक आ रही है ना। तो यह भी आपका अवधारणा जो है वो बिल्कुल अंतर्निहित है, यानी सही है। तो इसका दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको दिया गया है ए में टेबल दे दिया गया है, बी में है कपड़े और सी में है लकड़ी। और यहां पे देखिए कि 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही आ सकता है, ये चीज हम लोगों से पूछा गया। तो सबसे पहले दोस्तों देखिएगा यहां पे कि टेबल, कपड़ा और लकड़ी में क्या रिलेशन हो सकता है। तो यहां पे देखिएगा कि लकड़ी से टेबल बनाया जाता है और कुछ टेबल जो है लकड़ी का होता है।
यहाँ से निकलेगा कि नहीं। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मान के चलिए कि ये टेबल है जिसको हम ए से सूचित कर देते हैं, ए में टेबल है तो ए से सूचित कर देंगे। यहाँ से कुछ ले लेते हैं सी जो कि लकड़ी है, जबकि कपड़ा का कोई रिलेशन नहीं है टेबल और लकड़ी से, है ना। तो बिल्कुल बी जो है वह अलग चला जाएगा, यानी बी जो है वह बिल्कुल अलग रहेगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा कि कुछ टेबल जो है वह लकड़ी के होते हैं और कुछ लकड़ी से टेबल बनाया जाता है। यही अवधारणा निकल सकता है यहाँ से। इसका कंक्लूजन जो निकलेगा ये निकलेगा आपका इसी प्रकार, है ना। तो देखिए तो कौन से ऑप्शन में इस प्रकार का दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यू ओ व्हाट ई ए, इतना दे दिया है और बोला गया है क्या कि व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों यहां पे समझिएगा कि यू दे दिया है, ओ दे दिया है, व्हाट है, ई है और ए है। तो यहां से एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सब जितने भी लेटर 4 को दिए गए हैं वो सब वॉवेल का है ना। वॉवेल में कौन कौन आता है, ए आता है, ए, ई, आई, ओ और यू आता है ना। जिसमें देखिएगा कि ए, ई, ओ, यू तो है, क्या नहीं है, तो आई नहीं है, यानी व्हाट बराबर क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा अगला क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 6 से 8 के लिए। निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है कि किसी शहर के एक कॉलेज के सभी 3200 विद्यार्थियों को 3 भाषाओं अंग्रेजी, तेलुगु और हिंदी में कम से कम एक भाषा आती है। यानी कम से कम तो एक भाषा आती है, बाकी बात तीनों भाषा आती होगी। 2400 को अंग्रेजी आती है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डायग्राम बनाते हैं, यानी 2400 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी बोलना आता है। 1700 को तेलुगु आती है, 1700 ऐसे हैं जिनको तेलुगु आती है। तो इस प्रकार अटैच करके बनाते हैं, बाद में पता चलेगा कि अटैच क्यों बनाया जाता है। 1700 को क्या आता है, तो तेलुगु आता है। 1700 को तेलुगु आता है। 800 को हिंदी आती है। 800 को क्या आती है, तो हिंदी आती है। यहां से ले लेते हैं हम लोग, 800 को हिंदी आती है। ये हो गया। अब यहां पे देखिए 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है। दोस्तों यहां पे देखिएगा कि 1000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको अंग्रेजी और तेलुगु दोनों आता है। तो 1000 यहां से इस प्रकार लिख लिया है ना, जो कि अंग्रेजी और तेलुगु दोनों के अंदर ये चीज आ जाएगा। 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है। 500 को अंग्रेजी और हिंदी आती है, तो 500 यहाँ पे लिखेंगे तो यह अंग्रेजी के लिए भी हो जाएगा और हिंदी के लिए भी हो जाएगा। 300 को तेलुगु और हिंदी आती है। 300 को तेलुगु और हिंदी आती है, तो यहाँ से एक चीज हो गया। तथा केवल 100 को तीनों भाषाएं आती है। तथा 100 को तीनों भाषाएं आती हैं, तो देखिए तीनों भाषा के लिए यहाँ पे जगह खाली है, तो 100 ये हो गया जिसको तीनों भाषा आती है। हम लोग तो डायग्राम बना लिए। दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा 6ठा नंबर। बोला गया कि कितनों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है, यानी कितनों को तीनों में से कोई भी भाषा नहीं आती है। तो इस चीज को निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि देखिएगा दोस्तों यहाँ पे बोला गया कि 2400 को अंग्रेजी आती है।
तो 2400 को अंग्रेजी आती है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि सिर्फ अंग्रेजी कितनों को आती है। यहाँ पे तेलुगु 1700 को आती है, तो सिर्फ तेलुगु बोलने वालों की संख्या कितना है। अंग्रेजी 800 को आती है, तो अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कितना है ना। हिंदी बोलने वालों की संख्या कितना है। तो यहाँ पे समझिएगा कि 1000 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि अंग्रेजी और तेलुगु दोनों जानते हैं। तो 1000 ऐसे हैं जो कि अंग्रेजी तेलुगु दोनों जानते हैं। 500 ऐसे थे जो कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों जानते हैं, और 300 ऐसे हैं जो कि तेलुगु और हिंदी दोनों जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, यहीं पे समझने वाला बात है। और 100 ऐसे थे जो कि तीनों भाषा का ज्ञाता है। अब समझिए कि 1000 में से अगर हम 100 घटा देंगे तो जो बचेगा वह सिर्फ अंग्रेजी और तेलुगु जानने वाला होगा, सिर्फ अंग्रेजी और तेलुगु जानने वाला होगा। तो 1000 में से 100 घटाएंगे तो 900 बचेगा, यानी 100 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 900। इसमें 900 ऐसे हैं जो कि क्या बोलने वाले हैं, तो अंग्रेजी और तेलुगु सिर्फ बोलने वाले हैं। इसका देखिएगा, इसमें से भी आपको 100 घटाना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 400, ये 400 हो जाएगा 100 घटाने के बाद। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 100 घटा करके हुआ है। यहाँ पे देखिएगा कि 300 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 200 बचेगा। 200 यहाँ पे लिख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि इतना सारा जो है अंग्रेजी बोलने वाला है, इतना सारा अंग्रेजी बोलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 2400 टोटल अंग्रेजी बोलने वाला है। इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजी तेलुगु दोनों वाला, इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी दोनों वाला और तीनों भाषा वाला, ये सभी को हम घटा देते हैं, तो जो बचेगा वह सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाला होगा। तो यहाँ पे देखिए 900 और 100, 10 और 4 1400, तो 1400 घटाएंगे 2400 में से तो 1000 बचेगा। यानी 1000 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले हैं, यानी सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि हिंदी बोलने वाला, तो इतना सारा हिंदी बोलने वाला है, तो 800 में से हमको क्या करना है कि अब ये वाला घटाना है। ये जो 100 घटा करके आया है, अब उस सबको एक साथ जोड़ना है। तो 400 और 200 600 और 100 700, तो 800 में से 700 घटाएंगे तो कितना बचेगा 100 बचेगा। अब 100 ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ हिंदी बोलने वाले हैं, सिर्फ हिंदी बोलने वाले हैं। ठीक है, इसका देखिएगा यहाँ पे कि तेलुगु बोलने वाला, तो सिर्फ तेलुगु बोलने वाला कितना होगा, तो 1700 में से हम किसको घटाएंगे, तो 900 और 200, 9 2 11 और 1 1200, तो 1200 इसमें से घटाइएगा तो कितना बचेगा 500। यानी 500 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सिर्फ तेलुगु बोलने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि 6ठा नंबर क्वेश्चन बोला गया कि कितनों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो 3200 है, 3200 विद्यार्थी है, 3200 विद्यार्थी है। और बोला गया कि कितना ऐसे हैं जिसको तीनों भाषा में से कोई भाषा नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाला कितना है, तो 1000 है, 1000 यहाँ से ले लिए। सिर्फ हिंदी बोलने वाला कितना है, तो 100 है। सिर्फ तेलुगु बोलने वाला कितना है, तो 500 है, प्लस ये वाला 400 जो कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलता है, 400 प्लस ये वाला 200 प्लस 900 और ये तीनों भाषा बोलने वाला है 100। तो यहाँ पे सबसे पहले इस सबको हम लोग जोड़ते हैं। 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 यानी 2000 और 1 3000 और 100 3100। और यहाँ पे देखिए कि तीनों भाषा बोलने वाला कितना है, तो 100 है, इसको भी जोड़िए। टोटल कितना आ गया 3200। तो टोटल स्टूडेंट 3200 था और 3200 यहाँ पे आ भी रहा है ना। तो 3200 स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है। तो सोचिए कि ये कोई भी ऐसा नहीं बचा है जो कि कोई भी भाषा नहीं जानता है ना। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कितनों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है।
तो एक भी नहीं है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी 0 ऐसे लोग हैं जिनको तीनों भाषा में से कोई भी भाषा का ज्ञान नहीं हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 का ए हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 7वां नंबर, कि कितनों को तीनों में से केवल एक भाषा आती है। तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको तीनों में से केवल एक भाषा आती है। तो तीनों में से केवल एक भाषा, तो यहाँ पे समझिएगा कि सिर्फ एक भाषा कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ अंग्रेजी, सिर्फ तेलुगु और सिर्फ हिंदी। तो यहाँ पे देखिएगा कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाला कितना है, तो 1000 है। सिर्फ तेलुगु बोलने वाला कितना है, तो 500 है। और सिर्फ हिंदी बोलने वाला कितना है, तो 100 है। ये सभी को एक साथ जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 1000, 500, 1500 और 100, 1600। यानी 1600 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सिर्फ एक भाषा का ज्ञान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी पर आधारित है 8वां नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है क्या कि कितनों को केवल हिंदी आती है। तो कितनों को केवल हिंदी आती है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि केवल हिंदी कितनों को आती है, यानी सिर्फ हिंदी जानने वाला कितना है, तो 100 है। यानी 100 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको केवल हिंदी आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सी में दिया गया है। 7 का देखिएगा, मिला लीजिएगा कि 7 का कौन है, तो 1600 ए नंबर ऑप्शन में है, तो 7 का ए हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। और हल्का हल्का चीज़ इसमें क्या करना है कि ध्यान में रखना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मकसद लंबा वीडियो हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिखाना मेरा मेन मकसद है। आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर मेरा वीडियो बनाना और आपका देखना दोनों व्यर्थ चला जाएगा। तो इसको आप नोट करना चाहिएगा तो नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि गार्डन को लिखा जाता है 562701 लिखा जाता है, और फॉरेस्ट को लिखा जाता है 342098 लिखा जाता है, तो अरेस्ट को क्या लिखा जाएगा, यानी ARREST को क्या लिखा जाएगा, ये चीज़ पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि इतना को इतना कैसे लिखा गया है, फिर इतना को इतना कैसे लिखा गया है। इसमें क्या किया गया है, जो काम ये दोनों में हुआ होगा वही काम इसमें भी होगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिएगा कि ऐसा प्रश्न जब भी दिया जाए तो सबसे पहले आपको देखना है क्या कि ये सभी लेटर जो पूछा गया है ये दोनों में कॉमन है कि नहीं। ये सभी लेटर जो है वो सभी इसमें ये दोनों में मिला करके है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ए भी है, आर भी है, ई भी आपको दिख रहा है, एस भी दिख रहा है और टी भी दिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा कि दोनों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कॉमन जो है वह आर है। दोनों में कॉमन जो है वह कौन है, तो आर है और ई भी है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि आर यहाँ पे तीसरा नंबर पर है इधर से, यानी बाएं तरफ से तीसरा नंबर पर है और इधर भी बाएं तरफ से तीसरा नंबर पर है। तो दोनों के लिए एक ही कोड होगा। जैसे देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि बाएं तरफ से तीसरे नंबर पर 2 है, तो इसमें भी बाएं तरफ से तीसरे नंबर पर क्या है, तो 2 है। इसका मतलब आर के लिए क्या है, तो 2 है, ये कन्फर्म है। और भी मिला लेते हैं तो देखिए यहाँ पे ई जो है राइट साइड से तीसरा नंबर पे इसमें है और इसमें देखिए दूसरा नंबर पे ई है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर पर 0 है और इधर से तीसरा नंबर पर 0 है, यानी ई के लिए क्या है, तो 0 है। अब यहाँ से काम बन गया। काम कैसे बन गया, तो देखिएगा यहाँ पे कि ए के लिए क्या होगा। तो ए के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि इधर से दूसरा नंबर पे ए है, तो दूसरा नंबर पे कौन है, तो 6 है, तो ए के लिए 6 हो जाएगा। इसका देखिए आर के लिए क्या है, तो आर के लिए आप देख रहे हैं कि 2 है ना, तो 2 है। डबल आर है तो 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ई के लिए क्या है, तो ई के लिए 0 है, 0 लिख दिए। एस के लिए क्या है, तो इधर से दूसरा नंबर, तो इधर से दूसरा नंबर पे कौन है, तो 9 है, 9 हो गया। टी के लिए क्या होगा, तो देखिए टी के लिए क्या है, तो 8 है, 8 हो गया। यानी
62, 20, 98 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 10 नंबर। यहाँ पे एक डाइस दिया गया है, हम लोग भी क्या करते हैं कि एक डाइस को बना लेते हैं। एक ही डाइस को 2 बार यहाँ पे लिखा गया है। तो हम भी इसको क्या करते हैं कि लिख लेते हैं। यानी एक ही पासा को क्या किया गया कि 2 तरह से दिखाया गया है। इसमें आपको y है, x है, z है, इसमें w है, y है और v है। इसमें v दिया गया है, इसमें v है। यदि p घन के सतह पर हो तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि p के विपरीत कौन होगा। देखिएगा p के विपरीत कौन होगा, ये चीज हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो समझिएगा यहाँ पर कि एक ही पासा को 2 तरह से दिखाया गया है, तो दोनों में हम लोग देखेंगे कि कोई एक कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए y इसमें है तो इसमें भी y है, जबकि y को छोड़ करके बाकी बाद कोई भी फलक पर जो दिया गया है लेटर वह कॉमन नहीं है। तो देखिएगा जो कॉमन है, यानी दोनों पासा में जो कॉमन है, कॉमन फलक को क्या करते हैं वहाँ से लेकर के और इसको क्लॉकवाइज में घुमा देते हैं, यानी घड़ी के दिशा में इसको क्या करेंगे कि मूव करवा देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि y से इसको क्या करना है कि क्लॉकवाइज में मूव करवाना है ना। तो y जब कॉमन है दोनों के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y, इसके बाद ऐसे जाना है इस प्रकार, ठीक है। तो y के बाद कौन, z, फिर z के बाद कौन, तो x, ये हो गया, यानी y z x। अब यहाँ पे समझिएगा कि y से इसमें भी लेना है, तो कॉमन है उसको यहाँ पे लिखेंगे, कॉमन है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो y लिख लिए, y के बाद कौन होगा, तो w होगा, तो w इसके नीचे चला आएगा z के नीचे, और इसके बाद कौन है, तो v है, तो v हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि z का विपरीत अगर पूछता कि z के विपरीत कौन होगा, तो z के विपरीत w हो जाता, z के विपरीत जो है वह w हो जाता, या w के विपरीत z होता। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि x के विपरीत कौन होता, तो v होता, या v के विपरीत कौन होता, तो x होता। ये तो आपका विपरीत दोनों है। जबकि यहाँ पे देखिए कि y के विपरीत y तो हो नहीं सकता है, y के जगह कोई दूसरा लेटर होना चाहिए, यानी एगो y तो होबे करेगा और दूसरे जगह पर कोई दूसरा लेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, हमसे पूछा गया कि p का विपरीत कौन होगा, तो p कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। और एक पासा में 6 फलक ही होते हैं, जिसमें से देखिए कि 1 2 3 4 5 गो तो कन्फर्म है, एगो कौन है, तो एगो तो कन्फर्म है कि p ही होगा। आ रहा है समझ में, यानी p का जो विपरीत होगा कौन होगा, तो y होगा, यानी p का विपरीत कौन होगा, तो y होगा, और y आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर, कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। तो कथन में देखिएगा कि बोला जा रहा है कि सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं और कुछ बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। बोला जा रहा है कि सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, यानी जितने भी बच्चे हैं वहाँ पर वो सभी आइसक्रीम पसंद करते हैं, और कुछ बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। तो सोच के देखिए कि कुछ बच्चे जो है चॉकलेट पसंद करते हैं और सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि चॉकलेट और आइसक्रीम दोनों पसंद करेंगे। यहाँ से इतना कथन से समझ में आया है। अब देखिए निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है। तो निष्कर्ष के अनुसार हम लोग देखेंगे कि पहला में बोला जा रहा है कि जो बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं वे आइसक्रीम भी पसंद करते हैं, तो जरूरी नहीं है। अब सोचिए कि सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है चॉकलेट पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं वे आइसक्रीम भी पसंद करते हैं। जो बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं वह आइसक्रीम भी पसंद करते हैं। तो कुछ तो ऐसा होगा जो कि चॉकलेट पसंद करता होगा लेकिन आइसक्रीम पसंद नहीं करता होगा। दूसरा में है
कि कुछ बच्चे चॉकलेट पसंद नहीं करते हैं परंतु वे आइसक्रीम पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है कि कुछ बच्चे जो हैं वह चॉकलेट पसंद नहीं करते हैं परंतु आइसक्रीम पसंद करते हैं, क्योंकि जितना भी बच्चा है सब आइसक्रीम पसंद करता है ना। तो सभी बच्चा जब आइसक्रीम पसंद करता है तो कुछ ऐसा जो है, क्योंकि बोला जा रहा है कि कुछ ही जो है वह चॉकलेट पसंद करता है, तो कुछ जो चॉकलेट पसंद नहीं करने वाला होगा वो भी तो आइसक्रीम पसंद करता होगा। तो इसका निष्कर्ष दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए का भाई बी है। ए का भाई कौन है? बी है, यानी बी जो है ना ए का कौन है? भाई। बी जो है ए का भाई है। अब यहाँ पे समझिएगा कि बी जो है ए का भाई है, लेकिन ए जो है वह बी का भाई है कि बहन, ये चीज़ पता नहीं है ना, लेकिन कंफर्म है कि भाई है इसका। आगे देखिए, जिनकी एकमात्र बहन सी, जिनकी एकमात्र बहन सी है वह डी की माता है। जिनकी एकमात्र बहन सी है, जिनकी एकमात्र बहन सी है और सी जो है वह डी की माता है, यानी डी की माता है। डी की माता है कौन? सी। ई जो है वह डी की नानी है। ई जो है वह डी की नानी है। तो यहाँ पे समझिएगा कि ई जो है वह डी की नानी है, इसका मतलब क्या कि इसके माँ के माँ, तब ना नानी होगी। ई जो है वह डी की नानी है, यानी इसके माँ की माँ, तब तो डी की नानी होगी, नानी। बी का ई से क्या संबंध है? देखिएगा दोस्तों, बी का ई से क्या संबंध है? किससे बोला जा रहा है? ई से बोला जा रहा है, यानी ई क्या कहेगी बी को। तो यहाँ पे देखिए कि ए की बहन, एकमात्र बहन कौन है? सी है, या फिर बी के भी बहन कौन हो जाएगी? सी हो जाएगी, है ना। जब देखिएगा कि सी की माँ ई है तो बी के भी माँ ई होगी, और जब बी का माँ ई है तो बी जो है यह लड़का है, तो ई की कौन? बेटा, यानी बी जो है ई का बेटा, तो बेटा हो जाएगा, यानी पुत्र। यानी बी का ई से क्या संबंध है? तो पुत्र का संबंध है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्या? पुत्र या बेटा? पुत्र। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर। बोला जा रहा है क्या कि 10 और 11 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी? तो देखिएगा 10 और 11 के बीच में दोनों सुइयां जो है आपस में कब मिलेंगी, यानी एक ही सीध में होगी, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक समझिएगा। एक ट्रिक है कि 60/11 गुने टाइम, 60/11 गुने टाइम। वह कौन सा टाइम लेना है? तो हमेशा छोटा टाइम लेना है। यानी टाइम कैसा होना चाहिए? तो हमेशा छोटा वाला, हमेशा क्या चीज? तो छोटा वाला। अब यहाँ पे देखिए कि 10 और 11 में छोटा कौन है? तो 10 है। और स्वाभाविक है कि 10 और 11 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब मिलेगी? इसका मतलब क्या है कि 10 बजे से आगे होगा और 11 बजे से पहले होगा, है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है कि पहले वाला समय लिया जाता है, यानी 10 को ही लिया जाता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि 60/11 गुने कितना करेंगे? तो 10 लेंगे, तो हो जाएगा आपका 600 और बटा में 11। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा आपका 11 × 5 = 55, 5 बचेगा 0, 50, 11 × 4 = 44, 6 50/11, यानी 54.6/11 ये मिनट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मिनट, ठीक है। तो कितना बजे? तो 10 बजकर, देखिए यहाँ पे 10 बजकर 54.6/11 मिनट, यानी इतना बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई
यानी दोनों सुई जो है आपस में मिल जाएंगे, यानी एक ही सीध में, यानी एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, है ना। तो कितना बजे, तो 10:54.6/11 बजे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, समझने वाला है 14 नंबर, कि जिस प्रकार वर्णमाला का संबंध अक्षर से है उसी प्रकार हार का संबंध किससे है। तो दोस्तों देखिएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो बहुत सारे अक्षर को एक साथ लिखा जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, है ना। यानी बहुत सारे अक्षर एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। तो उसी प्रकार हार कैसे बनेगा, तो हार बनेगा मोतियों से, यानी बहुत सारे मोती को लेकर के सिस्टमैटिक ढंग से अगर उसको सजा दिया जाएगा तो वह हार बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मोती, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर, कि किसी घड़ी में 6:20 होने पर 6:20 होने पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, इसका ट्रिक है, ट्रिक को याद रखिएगा कि 30 गुने आवर हैंड यानी H माइनस 11/2 गुने M। H और M क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए आवर हैंड यानी घंटा और मिनट हैंड यानी मिनट का सुई। तो यहाँ पे देखिएगा कि घंटा का सुई कहाँ पर होगा, तो 6 पर होगा, और मिनट का सुई कहाँ होगा, तो 20 पर, है ना, 4 पर होगा, यानी 20 मिनट। तो यहाँ पे देखिएगा कि घंटा की जगह पर घंटा वाला लिखेंगे, यानी 30 गुने H के जगह 6 माइनस 11/2 गुने मिनट कितना, तो 20 है तो 20 लिखेंगे। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे कि काट देंगे, गुना में सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं कि गुना का काम करते हैं। तो 2 से 2 दाहें 20, 6 18 180 डिग्री माइनस 11 दाहें 110, 180 डिग्री में से 110 डिग्री घटाइएगा तो कितना बचेगा, 70 डिग्री। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि 6:20 में मिनट और घंटे का सुई के बीच जो कोण बनेगा वह कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 70 डिग्री का कोण बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर, इसमें तर्क और अनुमान पर आधारित प्रश्न है। तर्क में देखिएगा क्या कहा जा रहा है। एक तर्क दिया गया है कि आईटी मंदी के कारण, आईटी कोई कंपनी है और मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती है। यानी आईटी क्षेत्र का जो कंपनी है वह मंदी के कारण, यानी उसका जो लॉस लग रहा है या फिर सही से फैक्ट्री नहीं चल रहा है, उसका बिजनेस सही से नहीं चल रहा है, जिसके कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से वह मुक्त करता है, यानी बाहर करता है। तो इसे क्या अनुमान लगाया जा सकता है। पहला इसका अनुमान है कि आईटी क्षेत्र की नौकरियां असुरक्षित है। बिल्कुल, उन कर्मचारी के लिए, उन इंजीनियर के लिए असुरक्षित तो जरूर है जिनको निकाल दिया जाएगा बाहर, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे पहला अनुमान सही जा रहा है कि आईटी क्षेत्र की नौकरियां असुरक्षित है। दूसरा में देखिएगा कि आईटी सेक्टर कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती है। तो बिल्कुल यहाँ पे ये भी अनुमान सही है। सही इसलिए है क्योंकि अक्सर, यानी अक्सर जब मंदी आएगी तो यहाँ पे बोला गया कि मंदी के कारण क्या करता है कि वह निकालती है। इसका मतलब अक्सर जब जब मंदी आएगी तब तक वह क्या करेगा कि कंपनी से एम्प्लॉय को बाहर कर देगा, है ना। तो ये भी अनुमान बिल्कुल सही है, यानी दोनों अनुमान बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों निहित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, वक्तव्य है और निष्कर्ष है। वक्तव्य में कहा जा रहा है कि समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है। समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है।
तो निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? पहला निष्कर्ष है कि समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वक्तव्य के अनुसार यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है, किसी का इंतजार नहीं करता है। यानी इतना समझिए कि ये अंदर से समय जो है यानी घमंडी है कि वह किसी का इंतजार नहीं करता है। तो जब किसी का इंतजार नहीं करता है तो समय किसी के नियंत्रण में भी नहीं होगा, है ना। कोई चाहेगा कि समय को हम कैप्चर कर ले तो वह किसी के नियंत्रण में आने वाला ही नहीं है, क्योंकि वह किसी का इंतजार नहीं करता है ना। तो पहला जो निष्कर्ष है बिल्कुल सही जा रहा है। दूसरा देखिएगा कि हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये तो हो गया जिंदगी से संबंधित। यहाँ पे कोई वक्तव्य में ऐसा चीज़ नहीं दिया गया कि अतीत को भूल करके वर्तमान में करना है और भविष्य में सोचना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो दूसरा जो है गलत हो जाएगा और इसका पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा वक्तव्य के अनुसार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये भी समझने वाला है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, चेतावनी दिया हुआ है और पूर्व धारणाएं दिया हुआ है। तो चेतावनी में है कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पूर्व धारणाएं पहला दिया जा रहा है कि चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, चेतावनी की आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, चेतावनी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हर कोई जानता है कि शराब जो है वह सेहत के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो चेतावनी देने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल पहला जो है वह सही है। दूसरा देखिएगा कि शराब का सेवन न करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पे चेतावनी दिया गया है कि शराब जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग शराब नहीं पिएंगे उनका जीवन जो है वह स्वस्थ रहेगा, यानी शरीर जो है वह स्वस्थ रहेगा। तो ये भी पूर्व धारणा जो है बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर कि शराब का सेवन ना करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लड़कों की एक पंक्ति में अमित बाएं से 10वें स्थान पर है। देखिएगा कि अमित जो है ना लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर है। लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर कौन है? तो अमित है। अमित जो है यानी बाएं तरफ से 10वें स्थान पर है तथा मोहित दाएं से 7वें स्थान पर खड़े हैं। तथा मोहित जो है ना राइट साइड से यानी राइट साइड से 7वें स्थान पर खड़ा है। यहां पे लिख दिए हैं मोहित को। मोहित जो है दाएं तरफ से 7वें स्थान पर है, जबकि अमित बाएं तरफ से 10वें स्थान पर है। यदि वे दोनों एक दूसरे के साथ अपने स्थानों को बदल लें, अब यहाँ पे समझिएगा कि दोनों क्या करता है कि अपने स्थान को बदल लेता है, यानी इसके स्थान पर अमित चला जाता है और इधर से इसके स्थान पर मोहित चला आता है। यानी एक दूसरा क्या करता है कि अपने स्थान को अदल बदल कर लेता है। बोलता है कि ये भाई साहब आप मेरे स्थान पर चले आइए और हम आपके स्थान पर चले जाते हैं। तो अमित बाएं तरफ से 15वां हो जाता है। यानी अमित जो है ना बाएं तरफ से 15वां हो जाता है, यानी लेफ्ट साइड से 15वां हो गया अमित। यानी पहले 10वां था, अब लेफ्ट साइड से कहाँ चला गया? तो 15वां नंबर पर चला गया। तो पूछा जा रहा है हम लोगों से तो पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों यहां पे समझिएगा, पंक्ति में लड़कों की संख्या कितनी है ये चीज पूछा गया है। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता था। एक पूछा जा सकता है क्या कि जब स्थान परिवर्तन किया गया
तो अमित लेफ्ट साइड से 15वां हो गया, तो राइट साइड से मोहित का क्रमांक क्या होगा। तब यहाँ पे आप देखते कि ये 10 से 15 पर चला गया, यानी 5 आगे बढ़ गया। तो जितना ही आगे बढ़ा होगा उतना ही ई भी आगे बढ़ा होगा। आया समझ में। तो यहाँ पे देखिए कि 5 आगे बढ़ा है तो ये भी 5 आगे बढ़ता है, यानी 7 5 12 क्रमांक पर होता, यानी मोहित जो है राइट साइड से 12वें नंबर पर होता। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, हम लोगों से पूछा है कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अमित का नया वाला क्रमांक लेंगे 15, अमित का नया वाला क्रमांक लेंगे 15 और मोहित का पुरानका लेंगे 7, ये दोनों को जोड़ देंगे। 15 7 कितना, तो 22 आ गया। अब देखिएगा दोस्तों कि अमित के लिए ये 10वां भी इसमें ऐड हुआ है और 15वां भी ऐड हुआ है ना। जबकि अमित एक ही व्यक्ति है, कहीं भी जाएगा तो एक ही स्थान पर बैठेगा, यानी अपना एक स्थान छोड़ेगा तो दूसरा स्थान पकड़ेगा। तो इसमें से क्या करते हैं कि 22 आया है ना, उसमें से 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 21। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी इस पंक्ति में कुल 21 लोग बैठे हुए हैं और यही 21 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बोला जा रहा है क्या कि यदि 25 सितंबर को बृहस्पतिवार है, 25 सितंबर को कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, तो उसी वर्ष 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो देखिएगा 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ये चीज पूछा जा रहा है उसी वर्ष में, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा कि 25 सितंबर का तो दे दिया है कि ये बृहस्पतिवार है 25 सितंबर को। सितंबर कितना दिन का महीना होता है, तो आप जानते होंगे कि सितंबर जो होता है वह 30 दिन का महीना होता है ना। तो 30 दिन का महीना होता है, जिसमें से 25 खत्म हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5 दिन सितंबर महीना का बच गया। और अक्टूबर 25वां दिन का बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि हो जाएगा 5 5 10 के 0, 2 1 3, 30 आ गया। अब 30 में हम क्या करेंगे कि 7 से भाग देंगे, तो 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। जब रिमाइंडर 2 बचेगा यानी शेषफल 2 बचेगा, तो बृहस्पतिवार में क्या करेंगे कि 2 ऐड कर देंगे, इसमें 2 ऐड कर देंगे। तो कौन सा दिन आ जाएगा, बृहस्पतिवार प्लस 2 दिन। तो बृहस्पतिवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार, और इसके बाद शनिवार, यानी व्हाट बराबर क्या हो जाएगा, यानी 25 अक्टूबर के दिन कौन सा दिन होगा, तो शनिवार हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यह डाइस का क्वेश्चन है। इसे बोला गया कि दिए गए पासा में फलक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों आप पासा का नाम सुने होंगे, वह 2 प्रकार का पासा होता है, एक मानक पासा होता है और एक होता है साधारण पासा। मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस होता है और साधारण पासा यानी जनरल डाइस होता है। दोस्तों मानक पासा में नियम क्या है कि किन्हीं 2 निकटवर्ती फलकों पर अंकों का योग कभी भी 7 नहीं आता है। और साधारण पासा में क्या होता है कि किन्हीं 2 निकटवर्ती फलक पर अंकों का योग 7 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि यह स्टैंडर्ड डाइस है या फिर साधारण पासा यानी जनरल डाइस है, ये चीज़ यहाँ पे जानना पड़ेगा। तो एक ही पासा का यहाँ पे प्रारूप दिया गया है, ये 4 गो है तो 4 गो पासा नहीं है, एक गो पासा है और एक ही पासा को विभिन्न तरीके से इसको इधर उधर करके दिखाया गया है ना। और आप जानते होंगे कि किसी भी पासा में एक बार में 3 फलक आपको दिखाई देगा, एक साइड से देखिएगा तो 3 ही फलक आपको नजर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यह स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि किन्हीं 2 फलकों का
दो निकटवर्ती फलकों पर अंकों का योग 7 नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे 7 क्या आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखिए 6 3 9, 3 2 5, 6 2 8, 7 तो नहीं आया। 6 2 8, 6 4 10, 4 2 6 नहीं आया। 6 5 11, 5 4 9, 6 4 10 नहीं आया इसमें भी। 4 2 6, 2 1 3, 4 1 5 नहीं आया। यानी किन्हीं दो निकटवर्ती फलक पर अंकों का योग 7 नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा 7 नहीं आ रहा है तो यहाँ पे समझिए जिसका विपरीत पूछेगा ना स्टैंडर्ड डाइस में यानी मानक पासा में जिसका भी विपरीत पूछेगा और आपको लग गया क्या कि वह स्टैंडर्ड डाइस है तो कुछ नहीं करना है। दोस्तों दोनों विपरीत अंकों का यानी दोनों विपरीत फलकों पर अंकों का योग हमेशा 7 होता है। निकटवर्ती दो फलकों का अंकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन उसके ठीक विपरीत वाला जैसे 3 का विपरीत पूछा जा रहा है तो विपरीत जो होता है वह उसके अंकों का योग 7 होता है। तो देखिए 3 का विपरीत पूछा है तो 3 में हम कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए। तो 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 3 के विपरीत क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। बस कितना आसान था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न। देखिएगा कि कथन में है कि कुछ सैनिक विख्यात है। कुछ सैनिक जो है ना विख्यात है, यानी इतना सारा सैनिक है और इसमें से कुछ सैनिक जो है वह विख्यात है। कुछ सैनिक बुद्धिमान है, कुछ सैनिक जो है बुद्धिमान है ना। अब यहां पे देखिए कि कथन में कौन सा निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा कि कुछ सैनिक या तो विख्यात है या बुद्धिमान है। कुछ सैनिक जो है या तो विख्यात है या बुद्धिमान है। अभी इसको रहने दीजिए। बी में है सभी सैनिक विख्यात है। देखिए बी में बोला गया कि सभी सैनिक जो है विख्यात के अंदर है, नहीं है। कुछ ही सैनिक जो है विख्यात के अंदर है तो बी नंबर तो होगा नहीं। सी में देखते हैं कि सभी सैनिक बुद्धिमान है, तो जितने भी सैनिक है सब बुद्धिमान है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ सैनिक जो है बुद्धिमान है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो जाएगा। डी में देखिएगा कि सभी बुद्धिमान सैनिक विख्यात है, तो देखिए सभी बुद्धिमान सैनिक जो है विख्यात के अंदर है, तो जितने भी बुद्धिमान सैनिक है ये वाला वह सब विख्यात के अंदर है। तो बुद्धिमान और विख्यात से तो ऐसे भी रिलेशन नहीं है, तो डी नंबर भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब 3 वो गलत हो गया तो ए नंबर बिल्कुल सही होबे करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा ए में बोला गया था कि कुछ सैनिक या तो विख्यात है या बुद्धिमान है। तो देखिए कुछ सैनिक या तो बुद्धिमान है या फिर विख्यात है, बिल्कुल बात सही। यानी कुछ सैनिक जो है इसमें से कुछ विख्यात के अंदर भी है और कुछ बुद्धिमान के अंदर भी है कि नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर कि प्रश्न चिन्ह व्हाट के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे समझिएगा कि व्हाट के स्थान पर कौन सा अंक होगा, इसमें क्या किया गया है। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें भी 1 है, 4 है, 8 है, यहाँ पे 27 है। आखिर क्या किया गया इसमें, तो आप जान पा रहे होंगे कि 8 जो होता है ना 2 का क्यू होता है, 2 का क्यू 8 होता है। उसी प्रकार 3 का क्यू 27 होता है, 3 का क्यू जो होता है वह 27 होता है। 4 के यहाँ पे देखिएगा कि 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए कि 1 का आप स्क्वायर भी कीजिए चाहे क्यूब भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 1 का क्यू कर देते हैं और 1 का स्क्वायर भी कर देते हैं। तो देखिएगा कि 1 का क्यू 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर यहाँ पे देखिए कि 2 का स्क्वायर, तो सबसे पहले देखिए कि स्क्वायर किया गया है, यानी स्क्वायर है तब क्यू है। यहाँ पे समझिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो तब पर भी 1 ही आएगा, 1 का क्यू करेंगे तब पर भी 1 ही आएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 का क्यू, 2 का स्क्वायर 2 का क्यू। तो यहाँ पे देखिए 3 का क्यू है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा,
क्योंकि सबसे पहले स्क्वायर वाला होगा तब क्यूब वाला होगा। तो देखिए 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, आ रहा है समझ में। तो व्हाट बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी व्हाट के स्थान पर क्या आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कमलनाथ ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटा का बेटा है। देखिएगा कि कमलनाथ ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे पिता, किसके पिता, तो कमलनाथ के पिता। कमलनाथ का अगर कह रहा है तो इसी का पिता, यानी कमलनाथ के पिता। बोला है क्या कि वह मेरे पिता की पत्नी, देखिए कमलनाथ के पिता के पत्नी के इकलौते बेटा का बेटा है। अब यहां पे समझिएगा, कमलनाथ बोलता है क्या कि वह जो लड़का है या तस्वीर में जो आदमी है वह मेरे पिता के पत्नी, तो कमलनाथ के पिता के पत्नी, कमलनाथ के कौन, माँ है ना, और इसकी इकलौता बेटा, यानी कमलनाथ के पिता के पत्नी का इकलौता बेटा, तो एक को बेटा है ये है जो कि कमलनाथ ही होगा, इकलौता बेटा कौन होगा, कमलनाथ ही होगा। इकलौता बेटा का बेटा है, का बेटा है, यानी इसी का बेटा है ना। तो बताएं कि कमलनाथ उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है, कमलनाथ जो है उस तस्वीर से किस प्रकार संबंधित है। ये तस्वीर वाला लड़का है, ठीक है। बोला जा रहा है क्या कि कमलनाथ जो है तस्वीर से किस प्रकार संबंधित, किससे, तो तस्वीर से, जिधर से बोलेगा ना उधर से ही क्या करेंगे कि रिश्ता फरियाते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये क्या कहेगा इसको, तो सोचिए कि जब कमलनाथ का ये बेटा है तस्वीर वाला, तो इसका ये कौन होगा, पिता, पिता, यानी कमलनाथ जो होगा वह तस्वीर से किस प्रकार संबंधित होगा, पिता का संबंध होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो पिता। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरज का घर प्रतिमा के घर से उत्तर दिशा में तथा कीर्ति का घर प्रतिमा के घर से पूर्व दिशा में है। तो बताइए कि सूरज का घर कीर्ति के घर से किस दिशा में है। यहाँ पे समझिएगा कि सूरज का घर जो है ना प्रतिमा के घर से उत्तर दिशा में, तो मान के चलिए कि ये प्रतिमा का घर कहीं पर हम मान लेते हैं, प्रतिमा का घर मान के चलिए यहाँ पर है इसका घर, ठीक है। प्रतिमा का घर यहाँ पे है और बोला जा रहा है कि सूरज का घर जो है ना प्रतिमा के घर से उत्तर दिशा में, तो प्रतिमा के घर से उत्तर दिशा में है, तो इसका ये घर है, इससे उत्तर दिशा में किसका घर है, सूरज का घर है, सूरज का घर है। सूरज का घर जो है प्रतिमा के घर से उत्तर दिशा में, तथा कीर्ति का घर प्रतिमा के घर से पूर्व दिशा में, यानी कीर्ति का घर जो है ना प्रतिमा के घर से पूर्व दिशा में है, तो पूर्व किधर होगा, राइट साइड में होगा। किसका घर, तो कीर्ति का घर, कीर्ति का घर, ठीक है। कीर्ति का घर जो है प्रतिमा के घर से पूर्व दिशा में। इसका देखिए, तो बताइए कि सूरज का घर कीर्ति के घर से किस दिशा में। देखिएगा सूरज का घर जो है ना कीर्ति के घर से किस दिशा में। अब यहाँ पे समझिएगा दोस्तों कि जहाँ से पूछेगा ना वहीं से हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ से एक ग्राफ बना देंगे दिशा वाला, है ना, क्योंकि इसी से पूछा है, इसके घर से पूछा है, तो इसके घर का हम दिशा यहाँ पे सूचित कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ऊपर उत्तर होता है और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है, उत्तर पश्चिम होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसी क्षेत्र में ना है, यानी कीर्ति के घर से इसी क्षेत्र में सूरज का घर है ना, तो ये वाला क्षेत्र में है, तो यह क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो उत्तर पश्चिम कहलाएगा, उत्तर पश्चिम कहलाएगा, यानी उत्तर पश्चिम। आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्तर पश्चिम दिशा में सूरज का घर है, किसके घर से, तो कीर्ति के घर से।
जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 26 से लेकर के 30 के लिए। यह आपका पजल का क्वेश्चन है। देखिएगा कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई जानकारी पर आधारित है। 12 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 6 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं ताकि आसन व्यक्ति के सामने असमान दूरी रहे। यानी ऐसा बैठा हुआ है कि आसन व्यक्ति जो है उसके बीच में समान दूरी रहना चाहिए, यानी दोनों के बीच में जो दूरी होना चाहिए वह बराबर होना चाहिए। पहली पंक्ति में P, Q, R, S, T और V बैठे हैं तथा इन सब का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। यहाँ पे देखिएगा कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए बैठा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि दक्षिण किधर होता है, नीचे के तरफ होता है ना। तो इस प्रकार बैठा होगा। यहाँ से देखिए इस प्रकार यह बैठा होगा। कितना व्यक्ति है, तो 12 व्यक्ति है तो 6 गो इधर होगा इस प्रकार। दो, 4, 5, 1, 6, ठीक है। यानी 6 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम P, Q, R, S, T और V से है, वह बैठे हुए हैं दक्षिण की ओर मुख करके। तो देखिए नीचे की तरफ दक्षिण होता है, दक्षिण की तरफ मुख करके बैठा हुआ है। और दूसरी पंक्ति में A, B, C, D, E और F बैठे हुए हैं और उनका मुख उत्तर की ओर है। देखिएगा इनका मुख, इन सभी का मुख किधर है, उत्तर की ओर है। और सब सामने सामने हैं, तो सामने सामने कर दीजिए। यहां से क्लियर है। चलिए अतः एक पंक्ति के प्रत्येक सदस्य का मुख दूसरी पंक्ति के सदस्य के सामने है। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहली पंक्ति का जो सदस्य है दूसरी पंक्ति के सदस्य के आमने सामने बैठा हुआ है, प्रत्येक सदस्य के आमने सामने। तो चलिए आमने सामने तो बैठा दिए हम लोग, यहां तक क्लियर है। बोला जा रहा है कि एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब यहां पे देखिए कि एस जो है क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो एस जो है क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो इसमें देखिए कि इसमें कौन है, ए, बी, सी, डी, ई और एफ है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ए, बी, सी, डी, ई, एफ है। इसमें कौन है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, एस, टी भी है, भी है। तो देखिएगा दोस्तों कि इसमें से इसमें ना चला जाए, इसमें से इसमें ना चला जाए, ठीक है। इसलिए हम क्या किए कि इसको लिख लिए हैं। कौन कहाँ पे रहेगा, तो पी, क्यू, आर, एस, टी और भी ऊपर रहेगा और कोई कहीं भी रहेगा, कोई कहीं भी रहेगा। और ए, बी, सी, डी, ई, एफ जो है वो नीचे वाला में रहेगा। बोला जा रहा है कि एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो अब सोचिए कि एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे कि अगर उत्तर के तरफ जो व्यक्ति बैठा होगा उसका अंतिम छोर से दाएं जो होगा, इसका दाएं इधर होगा अब बाएं इधर होगा। यानी राइट साइड जो होगा इधर होगा, इधर के तरफ, और बाएं साइड जो होगा इस तरफ होगा, यानी लेफ्ट साइड इस तरफ होगा, है ना। और जब उधर से रहेगा तो यही चीज पलट जाएगा, यानी इसका राइट जो होगा इधर चला जाएगा, है ना, और लेफ्ट किधर आ जाएगा, लेफ्ट इधर आ जाएगा, है ना। राइट जो है, सॉरी यहां पे राइट इधर आ जाएगा और लेफ्ट जो है इधर चला जाएगा। यानी इस प्रकार बैठेगा तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। इधर से बैठेगा तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं हम लोग। इधर से इसका इधर राइट होगा और इधर क्या होगा, इसका लेफ्ट होगा, लेफ्ट होगा। इस प्रकार समझ सकते हैं।
अब देखिएगा कि एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो अभी इसको रहने देते हैं। या तो एस या क्यू पंक्ति के एक सिरे पर है। अब यहाँ पे समझिए, या तो एस या क्यू जो है वह पंक्ति के एक सिरे पर है। तो यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो एस अगर क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है तो क्यू को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि क्यू ऊपर वाला में है और एस भी ऊपर वाला में है। तो क्यू को हम अगर यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे अगर क्यू को बैठा देते हैं तो बोला जा रहा है कि क्यू के एस जो है क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है तो दाएं इधर होगा, है ना। तो 1 2 3 तीसरा स्थान पर कौन है? एस है। लेकिन यही चीज अगर हम एस को कोई छोर पर रखते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर यहां पे हम रखेंगे तो क्यू कहां होगा? यहां होगा। जैसे माने चलिए अगर क्यू को हम यहां रखे हैं एक छोर पर तो एस यहां होगा। अगर एस को हम यहां पे मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, एस को यहां पे मान लेते हैं तो क्यू के दाएं तीसरा स्थान पर, तो 1 2 3 तीसरा स्थान पर, तो क्यू यहां पे होना चाहिए। दो कंडीशन यहां पे है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, जो व्यक्ति क्यू के सामने है वह ई के बाएं दूसरा है। यानी क्यू के सामने जो है ना वह ई के बाएं दूसरा है। तो यहां पे देखिएगा जो क्यू के सामने जो है वह ई के बाएं दूसरा है। तब यहां पे समझिएगा कि क्यू के सामने जो भी बैठा होगा, जैसे माने चले कि यहां पे हम किसी को बैठा देते हैं। अगर क्यू यहां पे है तो यहां पे किसी व्यक्ति को बैठा देते हैं, कोई अननोन नंबर है ना। अब यहां पे देखिए कि ई के बाएं दूसरा है, ई के दाएं दूसरा है, यानी ई के दाएं दूसरा है। तो यहां भी हम बैठा सकते हैं। तो ई के दाएं दूसरा हो जाएगा तो यहां पे ई हो सकता है और इसके दाएं दूसरा होगा। अगर यहां पे हम बैठा देते हैं अननोन व्यक्ति को तो यहां पे देखिए ई यहां पे आ जाएगा, इसका दाएं दूसरा यहां पे आ जाएगा, है ना। तो अभी ये भी रॉन्ग नंबर सब जा रहा है। अब आगे देखिए, बी और एफ के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। देखिए बी और एफ के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो यहां पे देखिए बी और एफ के बीच में अगर दो व्यक्ति है तो एफ यहां होगा चाहे बी यहां होगा, तब तो दो व्यक्ति यहां होगा। अभी कोई क्लियर नहीं हो रहा है। आगे देखिए, न तो बी और न ही एफ पंक्ति के सिरे पर है। अब यहां पे देखिए न तो बी पंक्ति के इस सिरा पर होगा और न ही एफ जो है पंक्ति के कोई भी सिरा पर होगा। यानी न एफ यहां पे होगा तो बी भी नहीं होगा और यहां पे एफ नहीं होगा तो बी भी नहीं होगा। यानी बी और एफ जो है वह किसी भी सिरा पर नहीं है, पंक्ति के किसी भी सिरा पर नहीं। लेकिन एक कंडीशन दे दिया है कि बी और एफ के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम एफ को रख देते हैं तो यहाँ पर बी चला जाएगा, तब तो इसके बीच में दो व्यक्ति है देखिए। या फिर यहाँ पर बी आ जाएगा तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हुआ है। बी का निकटतम पड़ोसी उसके सामने है जो पी के बाएं तीसरा है। यानी बी का निकटतम पड़ोसी जो है उसके सामने है जो पी के बाएं तीसरा है। तो अभी इसको रहने दीजिए। आर और टी परस्पर पड़ोसी है। आर और टी जो है वह परस्पर क्या है? तो पड़ोसी है। यानी आर और टी जो होगा वह पड़ोसी होगा। अब समझिएगा कि आर और टी पड़ोसी होगा, ये भी चलिए अभी क्लियर नहीं है। सी ए के बाएं दूसरा है। सी जो है ए के बाएं दूसरा है। टी डी के निकटतम पड़ोसी के सामने नहीं है। टी जो है डी के निकटतम पड़ोसी के सामने नहीं है। अब यहां पे समझिएगा, देखिए क्या क्या दे दिया है। एस क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो एस जो है क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर, अगर हम यहां पे क्यू को रखते हैं तो एस यहां पे होगा, या क्यू को यहां रखेंगे तो एस यहां पर होगा। या तो एस या क्यू पंक्ति के एक सिरे पर है, या तो एस पंक्ति के एक सिरा पर होगा, नहीं तो क्यू पंक्ति के एक सिरा पर होगा। जो व्यक्ति क्यू के सामने है वह ई के दाएं दूसरा है। देखिए जो क्यू के सामने है ना
वह ई के दाएं दूसरा है। तो यहाँ पे समझिएगा कि क्यू के सामने जो भी होगा, जैसे माने चलिए यहाँ पे अगर हम क्यू के सामने यहाँ पे हम बैठा देते हैं तो ई के दाएं दूसरा होगा। तो यहाँ पे समझिए कि यहाँ पर तो होगा नहीं, क्योंकि ई अगर यहाँ पे बढ़ जाएगा तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ तो या तो एफ आएगा नहीं तो बी आएगा, यहाँ तो हो ही नहीं सकता है, यहाँ तो बैठेगा नहीं। और एफ और बी नहीं यहाँ बैठता है नहीं यहाँ बैठता है, तो जब भी बैठेगा तो एफ यहाँ होगा या फिर बी यहाँ पर होगा। ये फिक्स है कि एफ या बी में से कोई यहाँ पर होगा, तो ई तो यहाँ पे बैठेगा नहीं, ये कंफर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ई के दाएं दूसरा है, यानी क्यू के सामने है वह ई के दाएं दूसरा है। तो क्यू के सामने जो होगा वह ई के दाएं दूसरा होगा। तो देखिए ई के दाएं दूसरा होगा तो ई को हम कहाँ बैठाएंगे, तो यहां पर अगर हम बैठाते हैं ई को अगर हम यहां बैठा देते हैं, ई को यहां बैठा देते हैं, तो इसका देखिए इसके दाएं दूसरा जो व्यक्ति है वह क्यू के सामने बैठा है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए इसके दाएं जो है दूसरे नंबर पे 1 2 दूसरे नंबर पर जो कि क्यू के सामने बैठा है, कोई ना कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ना। तो चलिए यहाँ से क्लियर हो गया कि क्यू यहाँ पे ही होगा, ई यहाँ पर होगा, क्यू अब यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, और एस यहाँ पर फिक्स है कि होवे करेगा। ठीक है, अब देखिए बी और एफ के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, यानी बी और एफ के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो देखिए बी और एफ के बीच में दो व्यक्ति है, तो एगो ई आ गया तो एगो कोई दूसरा होगा। बी का निकटतम पड़ोसी उसके सामने है जो पी के बाएं तीसरा है, यानी बी का निकटतम जो पड़ोसी है, तो माने चलिए अगर बी यहाँ पे होगा तो इसका पड़ोसी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर बी यहाँ पे होगा तो इसका पड़ोसी इधर भी है और इधर भी हो सकता है ना। तो निकटतम जो पड़ोसी है जो पी के बाएं तीसरा है, यानी पी के बाएं तीसरा है। तो पी के बाएं तीसरा है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पी को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं यहाँ पर, तो इसका बाएं तीसरा 1 2 3 तीसरा नंबर पे यहाँ पे जा रहा है, जबकि बी का निकटतम पड़ोसी नहीं। अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं, यहाँ पर बैठाते हैं तो 1 2 3 तीसरा नंबर पे यहाँ पे आ रहा है, तो पी के बाएं तीसरा है। अगर हम पी को यहाँ पे रख देते हैं तो यहाँ पे देखिए पी को अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पर पी को, तो इसके बाएं तीसरा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा कोई व्यक्ति, यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा जो कि बी के निकटतम पड़ोसी के सामने है। तो यहाँ पे बी तो हो सकता है, तो बी के निकटतम पड़ोसी के ठीक सामने है जो कि पी के बाएं तीसरा व्यक्ति कोई है, 1 2 3 तीसरा व्यक्ति है। आर और टी परस्पर पड़ोसी है। देखिए आर और टी क्या है कि परस्पर पड़ोसी है। अब यहाँ पे समझिएगा कि आर और टी परस्पर पड़ोसी है, तो यहाँ पे देखिएगा कि पी और एस, तो यहाँ पर तो होगा नहीं, और आर और टी परस्पर पड़ोसी है, तो यहाँ पे समझिए यहाँ तो आर होगा या टी होगा, या फिर यहाँ पे टी होगा तो यहाँ पे आर होगा, है ना। अगर यहाँ पे टी होगा तो यहाँ आर होगा, अगर यहाँ पे आर होगा तो यहाँ पे टी होगा, क्योंकि दोनों पड़ोसी है। जब पड़ोसी है तो सोचिए क्यू तो यहाँ पे बैठ चुका है, क्यू जो है क्यू तो यहाँ पे है पहले से विराजमान। तो जब क्यू यहाँ पे है और दूगो के बैठाना है तो दूगो एक के साथ जगह कौन है खाली, यही खाली है ना। सी ए के बाएं दूसरा है। देखिए सी जो है ए के बाएं दूसरा है, सी जो है ए के बाएं दूसरा है। तो सी जो है वह ए के बाएं दूसरा है, तो यहाँ पे देखिए कि बाएं इधर होगा, और ए के बाएं दूसरा है तो यहाँ पे देखिए ए तो यहाँ पे होगा नहीं। जब ए यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इसका बाएं दूसरा देखेंगे तो ई हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सी जो है ए के बाएं दूसरा है। अगर हम ए को यहाँ पे बैठा देते हैं, ए को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, तो इसका बाएं दूसरा कौन हो जाएगा, तो बाएं देखिए लेफ्ट साइड इधर जाएगा, तो 1 2 दूसरा नंबर पर कौन, सी यहाँ पे आ जाएगा। ये कंफर्म पता चल रहा है।
डी के निकटतम पड़ोसी के सामने नहीं है। टी जो है डी के निकटतम पड़ोसी के सामने नहीं है, यानी टी जो है ना, अब देखिए टी इसमें है और डी इसमें है, तो टी जो है वह निकटतम डी के निकटतम पड़ोसी के सामने नहीं है, यानी टी जो है डी के निकटतम पड़ोसी के सामने नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि अगर हम यहाँ पे एक ही जगह बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये सब बैठ चुका है, या तो एफ यहाँ पे आएगा तो बी यहाँ आएगा, अगर बी यहाँ आएगा तो एफ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो एक ही जगह यहाँ पे बचा हुआ है, जो कि कन्फर्म है कि डी यहाँ पे होगा ही, है ना। जब डी यहाँ पर होगा तो बोला गया है क्या कि टी जो है डी के निकटतम पड़ोसी के सामने नहीं है, यानी टी जो है डी के निकटतम पड़ोसी के सामने नहीं है। तो डी का निकटतम पड़ोसी कौन होगा, या तो बी होगा नहीं तो एफ होगा, कोई दोनों में से होगा। और इसके सामने टी नहीं है, तो इसका मतलब क्या कि कन्फर्म है कि आर यहाँ पे होगा और टी यहाँ पर होगा। आ रहा समझ में, यानी डी के निकटतम पड़ोसी तो यही है, बी होगा या फिर एफ होगा, और इसके सामने जो है टी नहीं है, तो टी यहाँ पे चला जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा। ये चलिए कंफर्म हो चुका है। अब देखिए कि अब जो चीज़ बच गया है क्या, यहाँ पे क्यू बैठ गया, यहाँ आर बैठ गया, यहाँ टी बैठ गया है, एस बैठ गया है, और यहाँ पे एक बचा हुआ है जिसको बैठाना है। तो इसमें से कोई जो बचा हुआ है उसको बैठा दीजिए। कौन है, तो भी है, भी बैठ गया। चलिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सब एडजस्ट हो गया है धीरे धीरे, है ना, सब एडजस्ट हो गया है। यहाँ पे एफ होगा तो यहाँ बी होगा, यहाँ पे बी होगा तो यहाँ पे एफ होगा। चलिए यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों टाइम तो लगता है, समझाना है। देखिए पहला क्वेश्चन इसका, यानी 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पंक्तियों के सिरे पर बैठने वाले निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में है एस और डी। तो पंक्ति के सिरा पर कौन बैठा हुआ है, एस और डी कहने का मतलब क्या है कि देखिए डी यहाँ पे है। चलिए इस पंक्ति में डी जो है यहाँ पे अंतिम सिरा पर है, लेकिन एस अंतिम सिरा पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्यू और ए, तो देखिए क्यू तो अंतिम सिरा पर है लेकिन ए नहीं है, ए भी नहीं होगा। सी में देखिए भी और सी, सी तो है लेकिन भी नहीं है अंतिम सिरा पर। पी और डी, देखिए पी और डी तो बिल्कुल सही है, पी और डी जो है अंतिम सिरा पर बैठा हुआ है। देखिए पी यहाँ पर अंतिम सिरा में है और डी यहाँ पे अंतिम सिरा में है, तो यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा पी और डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। तो 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में कि एस के सामने कौन बैठा है। तो देखिए एस के सामने कौन बैठा हुआ है, तो ए बैठा हुआ है, तो एस के सामने ए बैठा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही ए का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो 27 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर। 28 नंबर है कि भी और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो भी और आर के बीच में देखिएगा, भी और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए दोनों के बीच में दो व्यक्ति हैं, है ना, तो दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दो व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि दी गई व्यवस्था में P का A से वही संबंध है जो S का B से, तो T का संबंध क्या होगा। तो देखिएगा P का A से वही संबंध है, देखिए P का A से वही संबंध है, P का A से वही संबंध है, ये दोनों के बीच में संबंध, जो संबंध S का B से है, S का किससे है, तो B से है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे अगर B होगा, मान लेते हैं चाहे यहाँ पर B होगा, यही ना होगा, S का B से, तो T का संबंध किससे होगा, यानी T का संबंध किससे होगा। यहाँ पे दोस्तों समझिएगा कि हम लोग कह सकते हैं कि P का A से अगर संबंध है तो P के सामने जो बैठा हुआ है ना, उसके दाहिने तरफ दूसरे नंबर पर A बैठा हुआ है, यानी P और A में हम संबंध दर्शा सकते हैं
कि P के सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके दाहिने तरफ दूसरे नंबर पर A बैठा हुआ है, ये दोनों के बीच में संबंध है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम इसको लेते हैं यहाँ पे B को, क्योंकि बोला जा रहा है कि S का B से वही संबंध है, तो देखिए S के सामने जो बैठा हुआ है इसके ठीक दूसरे नंबर पर दाहिने तरफ में कौन है? B है। इसके अनुसार संबंध क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पे कंफर्म है कि B होबे करेगा, है ना। इसके अनुसार यहाँ पे B होबे करेगा क्योंकि यही संबंध बोल रहा है। तो हम लोगों से पूछा गया कि T का संबंध किससे है, तो देखिएगा दोस्तों कि T का संबंध किससे है, तो T के सामने कौन है? तो E है, और ठीक E के दाएं दूसरा कौन है? तो D है, यानी T का संबंध किससे होगा? D से होगा, है ना। तो D से होगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया गया है। तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो B सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि T के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है, यानी T के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है? F का मुंह T की ओर है, F का मुंह जो है T की ओर है? नहीं है, F का मुंह जो है T की ओर नहीं है, क्योंकि सामने सामने नहीं है। चलिए आगे देखिए, भी T के बगल में बैठा है, भी जो है T के बगल में बैठा हुआ है? बिल्कुल नहीं है, T के बगल में दिखाई नहीं दे रहा भी। सी में देखिएगा कि F का मुंह उस व्यक्ति की ओर है जो T के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यानी F का मुंह उस व्यक्ति की ओर है, यानी F का मुंह जो है उस व्यक्ति की ओर है। अगर हम यहाँ पे F मानते हैं, चाहे यहाँ पे F मानते हैं, तो F का मुंह उस व्यक्ति की ओर है जो T के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए T के दाएं दूसरे स्थान पर, तो इसका दाएं हम लोग देखते हैं तो इधर होगा दाएं, है ना। तो 1 2, है ना, दूसरे नंबर पर। देखिए अगर इसका दाएं दूसरे नंबर पर है तो F अगर यहाँ पे है तो बिल्कुल इसके सामने बैठा हुआ है, बिल्कुल बात सही बोल रहा है ना। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि T के बाएं जो T के दाएं दूसरे नंबर पर जो बैठा हुआ है उसके ठीक सामने F का मुंह है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए F का मुंह यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।